हल्दी इसलिए आवश्यक है कि यदि हल्दी शुद्ध रूप से मेरे भारत का प्रत्येक व्यक्ति खाने लगे तो ये कैंसर का जो रोग है ये पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। हल्दी की खेती को आप सह फसली के रूप में ले सकते हैं। सबसे बढ़िया ये पंचस्तरीय बागवानी के अंतर्गत होती है कि यदि शुद्ध रूप से आप प्राकृतिक कृषि के नियमों का पालन करते हुए खेती करते हैं तो आप कम से कम साधारण खेती से 5 गुना आमदनी आप अपनी निश्चित रूप से कर सकते हैं। किसान खेतों में दिन रात काम करता है कि वो अच्छा खाए और लोगों को अच्छा खिला पाए। इसी के बीच में एक जो सबसे बड़ी बात उठी है नेचुरल फार्मिंग की, कि जिसमें जहर मुक्त खेती जिसे कहा जाता है, बिना रसायन की खेती कही जाती है। तो वो रासायनिक खेती कैसी होती है और एक साथ जो 5 लेयर जो फार्मिंग है वो क्या है, एक इस फार्मूले को जानने के लिए हम हैं अभी हापुड़ में। हापुड़ का ये बहादुरगढ़ गांव है और हमारे साथ हैं भारत भूषण जी जो नेचुरल फार्मिंग की खेती करते हैं और नेचुरल फार्मिंग के अच्छे किसान हैं। भारत भूषण जी, ये जो आपने लगाया है, आपका फार्म है, उसमें सबसे ज़्यादा आप क्या पैदा करते हैं और किस तरीके से इसको आपने डेवलप किया है? भैया इसको हमने खेती को 2015-16 में प्रारंभ किया और उसके पीछे जो विशेष उद्देश्य था, आर्थिक पक्ष तो एक तरफ था ही था, लेकिन सबसे पहले था कि मैं अपने परिवार के लिए जहर मुक्त कैसे खा पाऊँ। हम देखते थे कि हमारा परिवार में बच्चे आम खा रहे हैं तो आम खाने के बाद फुंसी हो जा रही है, कुछ और चीज़ खा ले रहे हैं तो कुछ और रोग हो जा रहा है। ये सारी चीज़ों का जब हमें समाधान सुभाष पालेकर जी का शिविर करने के बाद समझ में आया, उस शिविर को करने के पश्चात सबसे पहले हमने बंसी गेहूं को मेथी के साथ बोया और उसको करने के पश्चात जो हमारे परिवार में कब्ज की एक समस्या होती थी, वो कब्ज की समस्या लगभग समाप्त प्राय हो गई। वहीं से समझ में आया कि हमें यह खेती औरों के लिए बाद में सबसे पहले अपने लिए करनी है। अपने लिए करनी है तो जैसे हम सब्जी के क्षेत्र में जाएं तो मेरे परिवार में सब्जी की खेती नहीं होती थी, लेकिन हमने एक अपना खेत खाली किया, वहाँ हमने आलू की खेती प्रारंभ की, क्योंकि सब्जी में 50% आलू एक तरफ है और बाकी सारी सब्जियां एक तरफ। तो आप सब सब्जी थोड़ा थोड़ा अपने परिवार के लिए उगाते हैं जी। बड़े पैमाने पे मैं देख रहा हूँ अपने साथियों को, दर्शक साथियों को बता दूं कि बड़े पैमाने पे ये हल्दी की खेती करते हैं। तो जो ये हल्दी की बात करें, अगर हल्दी की खेती आप कैसे करते हैं और उसका व्यापार कैसे करते हैं, उसकी उसकी जो बिक्री कैसे करते हैं? देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हल्दी की खेती सिंगल खेती नहीं है। हल्दी की खेती को आप सह फसली के रूप में ले सकते हैं। सबसे बढ़िया ये पंचस्तरीय बागवानी के अंतर्गत होती है। पंचस्तरीय बागवानी क्या है कि जैसे आप मेरे राइट साइड देख रहे हैं कि ये आम का पेड़ है और आम के बड़े पेड़ के साथ नीचे हमारी ये हल्दी है। इसके बीच में 3 लेयर जो है वो क्या है कि जो हमने साइड में यहाँ पे अमरूद लगाया है, नाशपाती लगाई है, नींबू लगाया है, करौंदा लगाया है, कुछ बेल वर्गीय फसलें लगाई हैं, मिर्च के पौधे हैं, हमारा पालक है, लहसुन है, ये सब कुल मिला के पंचस्तरीय बागवानी का एक रूप बनता है। और हल्दी इसलिए आवश्यक है कि यदि हल्दी शुद्ध रूप से मेरे भारत का प्रत्येक व्यक्ति खाने लगे तो ये कैंसर का जो रोग है ये पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। आज इसको साइंस ने भी सिद्ध किया है कि कैंसर रोगी जो हमारे शरीर में चीज़ें डेवलप होती हैं उनको नष्ट करने का काम जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है वही इस काम को करता है। और हल्दी क्योंकि शुद्ध खाना बहुत ज़रूरी है तो हमने हल्दी की प्रोसेसिंग जो परंपरागत रूप से प्राचीन रूप से होती थी हमने उसी को करना प्रारंभ किया। हिंदुस्तान या पूरे संसार की जो सबसे बढ़िया हल्दी मानी जाती है वो मिजोरम और त्रिपुरा में जो लाकाडोना हल्दी होती है वो है मानी जाती है और उसका जो करक्यूमिन है वो 9 है। लेकिन हमारी हल्दी का करक्यूमिन जो हमने अपने चेक कराए हैं 7 से लेकर 8.5 के बीच में हमारा करक्यूमिन आता है। अब रही बात बाजार की हल्दी की तो उसका करक्यूमिन 1.5, 2, 2.5 से ऊपर कभी जा नहीं पाता, तो उसकी न्यूट्रिएंट क्षमता और उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट क्षमताएं हैं वो खत्म हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि हम हल्दी को कैसे प्राचीन स्वरूप में लाके सुखा रहे हैं।
तो हमने हल्दी को जब इसे खेत से हम पूरी पकने के बाद हम इसकी जो खुदाई है वो अप्रैल के महीने में करते हैं, और अप्रैल के महीने में खुदने के बाद ये पूरी मैच्योर हो जाती है। मैच्योर करने के बाद हम इसे मिट्टी के बने हुए कोठरे में रख लेते हैं। मिट्टी के बने हुए कोठरे में रखने के बाद इसको जितनी हमें रोजाना आवश्यकता होती है इतनी को हम इसको साफ करते हैं, अच्छे पानी से, फ्रेश वाटर से इसको धोते हैं। और जो SS 404 वैरायटी का जो एक मानक है फूड सेफ्टी का, उसके चिप्स कटर से हम इसको काट लेते हैं। चिप्स कटर से काटने के बाद हमने इसका एक सोलर ड्रायर लाया हुआ है। सोलर ड्रायर में इसको डाल के हम छोड़ देते हैं तो लगभग 1 दिन में ड्राई हो जाती है। फिर इसको हम बरामदे में बड़े बड़े पल घेर के उस पर हम इसको सुखा लेते हैं। जब इसका मॉइस्चर वहाँ ख़त्म हो जाता है, सूख वहाँ पे जाती है, इसके बाद जब ये पूरा ड्राई हो जाता है इसका चिप्स, तो हम इसको बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स में भर के 15-15, 20-20 किलो के पैक बना के इसको रख लेते हैं। और हमने इसका पाउडर फॉर्म भी बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट पाउडर में ही होती है। और आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा एक हास्यास्पद विषय भी है कि साबुत हल्दी मार्केट में महंगी बिकती है और पाउडर सस्ता बिकता है। इसका कारण केवल और केवल मिलावट है और कुछ नहीं है। जितनी हम इस खेत से 1 वर्ष में पहले अपनी आमदनी कर लेते थे, केवल और केवल हल्दी के आधार पे हम उससे 3 गुनी आमदनी अभी यहाँ से ले पा रहे हैं। बाकी हमारी जो फसलें हैं वो एक अलग रूप में। जी, तो ये जो हल्दी है आपके किस भाव मार्केट में ले बेचते हैं इसको? हल्दी का हम अब चिप्स बेचते हैं, 800 रुपये किलो हमारा हल्दी का चिप्स बिकता है। और हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा पूर्ति करने के लिए भी हल्दी नहीं है, इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि बहुत ईमानदारी के आधार पे वो सुभाष पालेकर कृषि को अपनाते हुए शुद्ध रूप से हल्दी का सीड हमसे फ्री लेकर जाएं और वो इस हल्दी को बोएं, और उनकी हल्दी को भी हम खरीद लेंगे या उनको प्रोसेस करके हम दे देंगे। जी, इसकी बुआई कब होती है और कितने दिन की फसल होती, कितने समय बाद ये कटती है? ये लगभग 1 वर्ष की फसल है। इसकी जिस समय खुदाई होती है उसके 15 से 20 दिन बाद इसकी बिजाई का काम शुरू हो जाता है। हम इसकी जो जब खुदाई करते हैं तो इसकी जो झकड़ा जड़ निकलती है उसको हम सीड के लिए रख लेते हैं, और जो इसकी फिंगर्स निकलती हैं हम उन सारी फिंगर्स को मसाले के रूप में, हल्दी के रूप में तैयार करने के लिए रख लेते हैं। तो इसकी आप ये मान लीजिए कि अप्रैल में इसकी खुदाई होती है और मई में इसकी बिजाई हो जाती है। अच्छा, तो इसके बाद ये तो रही हल्दी की बात, इसके साथ में आपने जो बताया 5 लेयर फार्मिंग, जो हॉर्टिकल्चर का आपका जो प्लान है, उसमें क्या है? इसमें जैसे इसको हल्दी को देख करके तो हम ये भी कह सकते हैं कि आम के बाग में हल्दी, तो आम के आम, गुठलियों के दाम की आम भी आप बेच रहे हैं, हल्दी भी बेच रहे हैं, और हल्दी आम से ज़्यादा बेच रहे हैं जी। तो इसमें और क्या क्या आपने लगा रखा है? हमने इसमें जैसा देख रहे हैं आप, तो हमने चारों ओर इसमें करौंदे की हैज लगाई हुई है। और करौंदा, जिसको हम क्रेनबेरी के रूप में भी जानते हैं, एक बहुत पौष्टिक चीज़ है जिसका सब्जी में भी और जूस में भी बहुत प्रयोग होता है। हमारे यहाँ जिस समय इसका मौसम चलता है, मई, जून और जुलाई, उस समय आसपास के शहरों के लोग हमारे यहाँ फैमिली टूर के रूप में आते हैं, स्वयं अपने हाथों से करौंदे तोड़ते हैं, अपने हाथों से नींबू तोड़ते हैं, अपने हाथों से ही वो सारी चीज़ों को तोड़ने के बाद में हमें ला के दे देते हैं कि जी इसका आप दाम बताइए। तो हमें करौंदे तोड़ने भी नहीं पड़ते हैं, वो करौंदे हमारे लगभग 100 से लेकर 150 रुपये किलो में वहीं बिक जाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ मौसम के सभी फल लगाए हुए हैं। जैसे मौसम में, गर्मी के मौसम में आप देखिए नींबू तो आता ही आता है, लेकिन फालसा बड़ा पौष्टिक फल है। इसके अलावा हमारे पास अंजीर है, इसके पास हमारे पास किन्नू है, मौसमी है, संतरा है, कमरक है, अमरूद है। हमने यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के सारे फलों के पौधे यहाँ लगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं, जैसे आपने शुरू में देखा, हमारे यहाँ केला भी है। केला प्राकृतिक कृषि में एक बहुत आवश्यक चीज़ है। केला यदि किसी के फार्म पर नहीं है और वो ये कह रहा है कि मैं प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ उसकी है। अब ये आपने टॉपिक उठाया है, तो केला क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसका उपयोग कैसे होता है? इसका उपयोग ये होता है कि जो केला है, केले की जो जड़ें हैं वो एंटी दीमक का काम करती है। उसकी जड़ों से जो जल का स्राव होता है वो सारा का सारा हमारी जड़ों को से निकलने वाला द्रव्य सारी दीमक को, एंटी रॉड है, उसको अलग हटाता है। तो जहाँ केला लगा हुआ होता है वहीं से हम पानी को भेजते हैं, और पानी उसमें से निकलता हुआ जब पूरे खेत में जाता है तो कहीं भी दीमक का प्रकोप नहीं होता है। तो इसलिए केला हमें फल के फल देता है, सब्जी के रूप में भी देता है। बाकी सारी चीज़ों को देने के पश्चात हमें वो हमारी भूमि को दीमक से रहित भी रखता है।
तो हमने केला लगाया, हमें पपीते की जरूरत है तो हमने पपीता भी लगाया, पपीते लगे हुए हैं हमारे, हम पपीता खाएंगे। लौकाट का मन करता है तो एक व्यक्ति को, एक परिवार को कितनी लौकाट चाहिए, तो 5, 7, 10 किलो बहुत होती है, हमने लौकाट भी लगा दी। तो इस प्रकार की सारी चीजें एक वृहद स्तर पर जब हम लगाते हैं, हम जैक फ्रूट आप देख रहे हैं जिसको हम कटहल बोलते हैं, कटहल का अचार घेरिए, कटहल की सब्जी खाइए, कटहल को स्वयं जैक फ्रूट के रूप में खाइए। तो ये सारी चीजें खाने के बाद पंच स्तरीय बागवानी में आपको बाजार से बहुत अधिक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसके कारण से आपके परिवार के खर्चे बचते हैं, आपकी आमदनी में वृद्धि होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि शुद्ध रूप से आप प्राकृतिक कृषि के नियमों का पालन करते हुए खेती करते हैं तो आप कम से कम साधारण खेती से 5 गुना आमदनी आप अपने निश्चित रूप से कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत भूषण जी, ये बताने के लिए कि आपने कैसे उसका मैनेजमेंट कर रखा है। एक बाग में आपने 5-6 तरीके के फल लगा रखे हैं, हर सब्जी भी लगा रखी है, हल्दी भी लगा रखी है, और आम के जो पौधे हैं वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो किसान अगर अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना चाहते हैं, लगातार पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो ये जो मॉडल है इस तरीके से अपना सकते हैं और नेचुरल फार्मिंग को कैसे आगे बढ़ावा दें ताकि उनकी सेहत बने, उनके जेब की सेहत बनी रहे, और ये जो सब्जी है, फल है, या जो अन्य फसलें हैं, मसाले हैं, वो कैसे वो खुद भी अपने लिए उगा सकते हैं और दूसरों के लिए भी उगा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।